जाएगा सब ना, देखो खुद से समझ होना चाहिए। आवाज नहीं जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ा देना आवाज। यहाँ ये बैठेगा सब, छुट्टी होगा गर्ल्स का, एक तो पतला जगह है, उसमें जगह नहीं रहता है, तो हम ना आप लोग को बैठने देते हैं। खड़ा हो जाएगा, वही में बैग रखेगा, इसे चप्पल खोजेगा, नहीं देख रहा कि पीछे लड़की आ रही है कि नहीं। लड़कियां सब कलम का इसे ढक्कन खोले रहो, दिक्कत है, कौन जाएगा, आर पार मार दे दो। मतलब ये चीजें हमको सच में बताते हैं, आपके माँ बाप की गलती है इस चीज को समझाना, समझा गया। हमेशा इस चीज को समझिए, आपके खाना खाने से अगर दूसरे को तो ये कोई आपको सिखाएगा तरीका, चल रहा है तो चप्पल घसीट कैसे, मतलब लॉज में घुसा कि सेकंड फ्लोर वाले को पता चल गया घुस गया वहां। ये किसी टीचर का ये काम नहीं रहता, ये माँ बाप की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। सब लोग को ये कहते हैं भाई नौकरी तो मिलबे करेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलेगा आप, लेकिन एक नौकरी के बाद भी एक जिंदगी होती है। कुछ ऐसे लोगों से आप मिलेंगे ना जो अनपढ़ भी हैं लेकिन इतने संस्कारी होते हैं, दिल खुश हो जाता है। और कुछ ऐसे पढ़े लिखे को मिलेंगे जिन गधों ने सिलेबस एग्जाम का तो कंप्लीट कर दिया, बट इसके पैरेलल एक जिंदगी की भी सिलेबस होती है कि जिनसे अगर 5 मिनट के लिए भी मिले ना तो उस इंसान को फील हो कि यार हमने इससे कुछ सीखा है आज, समझना। ऐसा ना हो कि 5 मिनट के लिए मिले तो वही आपको सिखाए क्या कर रहा है, खाना नहीं जानता है, सोना नहीं सोता है, तो भैंस की तरह जरूरत नहीं है। हम अपना, जब हम अपने जगह, जैसे मान के चलिए हमें सोना रहता, हम अपना नॉर्मल सोएंगे थकान दूर करने के लिए, लेकिन हम कहीं पे भी ऐसे रहेंगे ना जहाँ पे, यहाँ जब हम कैंपस में सोते नहीं, यहाँ पे हम अपनी कुर्सी पे सोते हैं, सुबह उठा के जब स्टाफ को ले इधर इधर गर्दन दबा दोगे, वहीं जाता है गर्दन में, जैसा देश वैसा भेष, उस हिसाब से। बेंच जो होता है ना, बेंच वाला, इस सब पे ये बेंच आपका वेल्डिंग करके इस लाइन का हम ही बनाए हैं, इस लाइन का जितना भी है, थक जाते थे तो उसी पे सो जाते थे, उस पे वेल्डिंग हम ही किए हैं। पेंट वगैरह सब किया, तुमको वीडियो होगा तो दिखा देंगे कभी वीडियो, लेकिन फिर कहते हैं कि क्या थोड़ा सा खराब लगता है कि सर वेल्डिंग किया, लेकिन क्या करेंगे, खराब की क्या बात है, पहले हम वेल्डिंग करते थे। आगे आते हैं, ध्यान से समझिए। आप नेहरू काल का पीडीएफ नहीं मिला, आप सब लोग को पीडीएफ हम दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग को पुनर्जागरण बता दिए थे और उसके बाद औद्योगिक क्रांति बताए थे। पुनर्जागरण का मतलब होता है नई चीजों में सुधार करना, जैसे इस गधों में अभी पुनर्जागरण नहीं हुआ है। हम आपको अभी जो बता रहे थे वो आपके व्यक्तिगत जीवन का क्या बता रहे थे, पुनर्जागरण बता रहे थे कि नहीं बताते थे। ये सब चीजें आपने क्या होना चाहिए, पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण के बाद हर चीज में बवाल हुआ, हर इंसान क्वेश्चन पूछने लगा, धार्मिक मान्यताएं साइड में हो गई कि नहीं हो गई। आज देखिए सबसे ज्यादा अगर पुनर्जागरण किसी धर्म में हुआ है तो ईसाई धर्म में, वो फादर को बस उतने भर समझते हैं जब तक चर्च में, उसके बाद फादर को देखिए। पुनर्जागरण दोनों में होना चाहिए, एक धर्म को मानने वाले में भी होना चाहिए और एक धर्म गुरुओं में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हम पता चला हम लोग के में यहाँ पे अगर हम लोग अगर जागरूक भी हो गए, वो जागरूक नहीं हुआ, अपने को समझेगा कि हम एकदम दूत बन के आए हैं। ईसाइयों में पुनर्जागरण बहुत ज्यादा हुआ, लोग भी समझते हैं इस चीज को कि फादर आपका काम है, आप रिचुअल्स कराइए, रीति रिवाज कराइए, चर्च के बाहर आप मत करिए। कभी देखें चर्च के बाहर फादर टांग लड़ाते हुए, लेकिन पहले ही राजनीति में टांग लड़ाता था। फ्रांस की क्रांति में, जैसे भारत की क्रांति, भारत में संसद में दो सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा, वहां एक पादरियों का सदन होता था। अब खुद सोचो ये पुनर्जागरण जरूरी था कि नहीं था। भैया तुम राजनीति में पादरी क्या कर रहा है, तुम्हारे अंदर योग्यता, आप कोई पंडित जी भी चुनाव लड़के जीत सकते हैं, बट स्पेशली भारत में तो दुनिया में योगी आदित्यनाथ क्या है, वो भी तो एक महंत ही थे ना, बट वो महंत के नाते लोकसभा में थोड़ी गए थे, चुनाव जीत के गए। बट फ्रांस में सोचो ऐसा था कि पादरियों का एक सदन होता था, पादरी का सदन, राजा का सदन, गरीब जनता का सदन, इस टाइप का सदन होता था। पुनर्जागरण बहुत जरूरी था। पुनर्जागरण जब हुआ तो लोग धार्मिक चीजों को छोड़े कि नहीं छोड़े, लिंग में देखिए धार्मिक चीजों को छोड़ दिए, धार्मिक चीजों को घर में रखिए। उसके बाद सामाजिक शिक्षाओं पे आए, विज्ञान को महत्व मिला, जैसे विज्ञान को महत्व मिला, नई नई मशीनें बनी कि नहीं बनी, स्पिन जैनी बनी जो कपड़ा तेजी से मिलती है, सिलाई करने वाली मशीन मिली, कंपास हुआ, जहाजों की खोज हुई, स्टीम इंजन बने, स्टीमर बने, औद्योगिक क्रांति धड़ाधड़ होने लगी और ये धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही फैली थी, जिसके कुछ कारण थे। हालांकि औद्योगिक क्रांति पूरे यूरोप से फैली थी, आप सब इस बात को जानते हैं, पूरे यूरोप से फैली थी कि नहीं फैली थी, लेकिन शुरुआत कहां से हो गई थी, इंग्लैंड से। क्योंकि इंग्लैंड, महात्मा गांधी ने इसकी तुलना बनियों से की है। किसकी तुलना, इंग्लैंड से। बनिया जो लोग होते हैं बड़े समझदार होते हैं, बिजनेस के मैटर में भारतीय समाज में बनिया, आप लोग बनिया है लोग कि नहीं है, बहुत बेहतरीन बिजनेस उन लोग को, मतलब एक तो होता है ना कि घर से शिक्षा बिजनेस के मैटर में बहुत सही मिलता है, वो लोग मेंटेन अच्छा से कर पाते हैं, समझा क्या। इनकी तुलना कहा थी कि भैया इसने बहुत बेहतरीन ढंग से इसने क्या किया था, बैलेंस बना के रखा था। किसी युद्ध में उतना ही पड़ता था जितना क्या हो जरूरत हो, ज्यादा फालतू युद्ध में नहीं पड़ता। इसने क्या किया, जगह जगह जो भी देश कमजोर थे उन पे क्या कर लिया, कब्जा। वहां से गन्ना लाता था अपने यहाँ, चीनी बनाता था अपने यहाँ, गन्ना खरीदा 6 रुपया किलो, इससे ज्यादा गन्ना बिकता भी नहीं है। गन्ना का 600 रुपया रेट चलता है, 600 रुपया में 100 किलो, समझा क्या, कितना हो गया, 300 हो गया। ये भगवान 330 मतलब 3.5 रुपए किलो। देखो सरकार आप लोग के साथ किस तरह बेईमानी करती है, इस चीज को समझो। जब वो पेट्रोल देती है, सरकार जब आपको पेट्रोल देती है तो 1 लीटर का रेट बताती है कि 100 रुपया लीटर पेट्रोल। कभी कही है कि 10,000 रुपया में 100 लीटर, नहीं ना कही है, क्योंकि उसको कम दिखाना रहा। लेकिन जब आपसे गन्ना खरीदती है ना तो कहती है 350 रुपया रेट रहेगा गन्ना का। हम आदमी कर जाएंगे 350 रुपया गन्ना, ठीक है जा रहा है, बाद में पता चलेगा 100 किलो का। क्या जरूरत है 100 किलो का, आप 1 किलो का रेट बताइए और कह दीजिए कि हम 100 किलो से कम खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि सरकार को भी पता चले, एक गन्ना बेचने को तो सरकार लो आधा चूस लिया, चल मन नहीं है, कहाँ चल एफसीआई को बेच दे 3.5 रुपये, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वहां नियम बना दीजिए कि हम 1000 किलो से कम नहीं खरीदेंगे, बट एटलीस्ट एक प्राइस देना चाहिए, कितना, वो रेट बोलना चाहिए। ये किसानों का काम है। आप में अगर कोई किसान है तो जागरूक होइए, डिजिटल स्ट्राइक कीजिए, आप लड़के लेंगे।
आजादी कभी, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला, छीनना पड़ता। 1 दिसंबर 2021 को ट्विटर पे हम लोगों ने रेलवे के लिए कैंपेन किया। 5 दिसंबर को झुक गया रेलवे मंत्रालय। झुका कि नहीं झुका? और ये हम लोगों ने थोड़ी, ये सब आप लोग का किया था। हम लोग तो इनिशिएटिव है, बस आके क्या बोल दिया, कर दिया है, ट्विटर से ट्वीट कर दिया। बाकी विद्यार्थियों की क्षमता है कि नहीं है? तो बताइए, इंग्लैंड यहां से गन्ना खरीदता था 2 रुपया 3 रुपया, और चीनी कहां बनाता था? इंग्लैंड में। बताइए उद्योग कहां लगे? इंग्लैंड में। मशीनों का डेवलपमेंट इंग्लैंड में, रोजगार मिला इंग्लैंड में, वहां सारा चीज हुआ। यहाँ 40 रुपये चीनी बेच दिया भारत। भारत रुपये खरीदो यहाँ। भारत के लोग क्या बन के रह गए? खरीदार बन के रह गए। और औद्योगिक विकास कहां हुआ? इंग्लैंड में, बहुत धड़ल्ले से। इंग्लैंड के उद्योगपतियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उनको कच्चा माल मिल जाता था, बेचने के लिए बाजार मिल जाता था, हर चीज मिल गया, जिस वजह से औद्योगिक क्रांति कहां हो गया? इंग्लैंड में हो गया। समझ गए? इंग्लैंड के वैज्ञानिक भी बहुत तेजी से काम करते थे। इंग्लैंड के देखा था कि जर्मनी में भी औद्योगिक क्रांति, फ्रांस में भी। अब इन लोगों को मिल गया कि औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टोटली डिपेंड करता है मार्केट कैप्चर पर। कहां पर? मार्केट। अगर हमें बेचने की क्षमता है, हम बेच देंगे वहां पर। अब मार्केट कहां से आएगा? तो जगह जगह पे क्या करो? कब्जा करो। तो ये कब्जा करने के चक्कर में क्या चालू हो गया? प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया। तक समझ में आ गया? अब हम लोग क्रांति देखते हैं, इंग्लैंड की क्रांति। कौन सी क्रांति? इंग्लैंड की क्रांति। ये है हमारा भारत, इंडिया। इस इंडिया की बर्बादी में बहुतों का हाथ, बहुतों का। शुरुआत होती है 12वीं सदी से, जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत वालों का आक्रमण हुआ। उसके लिए भी गुनहगार हम ही थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो राजस्थान का राजा, मध्य प्रदेश का राजा, दिल्ली का राजा, और राजा मतलब देश होता है। भारत तो भारत छोड़ा कहाँ इन लोगों ने? क्या छोड़ा था? आ जाएगा तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत वाले घुसे, फिर मुगल घुसे, फिर अंग्रेज, डच, दुनिया भर का घुसे, उसके बाद नेता घुसे, सब बहुत सारा चीज अभी तक लुटाई चालू है। अब ये रहा कौन सा? इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक लंबा इतिहास रहा इंग्लैंड वालों का। यहां से क्रांति चालू हो गई, इंग्लैंड की क्रांति। इसे हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, मतलब बहुत अच्छी क्रांति। ऐसी क्या क्रांति हो गई भैया? अक्सर क्रांति को लोग निगेटिव सेंस में देखते हैं, खून खराबा होगा। हमारे यहाँ देखिए ना, 1857 की क्रांति हुई थी, वो भले हमारे लिए सही थी, लेकिन खून खराबा बहुत हुआ था। अंग्रेजों पिटा थे, हमारे हिंदुस्तानियों की भी जान गई थी। तो क्रांति शब्द जब भी आता है ना, तो एक अजीब सी फीलिंग लेके आता है, मारधार हुआ होगा। बट इंग्लैंड की क्रांति में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, ग्लोरियस रिवोल्यूशन इंग्लैंड की। एक भी खून नहीं गिरा, एक भी लाठी नहीं चलाना पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। इतना खतरनाक आखिर हुआ कैसे? इसका एक लंबा इतिहास है, 800 साल पुराना। इस नक्शा में इंग्लैंड समझ में आ रहा है? इसमें नहीं समझ में आ रहा। यूरोप का प्रॉपर लगा देते हैं। आप इंग्लैंड को इंडिया के एस्पेक्ट पे देख लेना कितनी दूरी पे है। अब हम स्पेशली इंग्लैंड का, यूरोप का नक्शा लगा दें। ये हो गया इंग्लैंड, समझ गया कि नहीं? ये हो गया इंग्लैंड हो गया। 12वीं सदी में यहाँ पे राजा जो थे हेनरी, कौन थे? हेनरी। इन्होंने अपना एक मंत्रिमंडल बनाया। क्या बनाया? मंत्रिमंडल बनाया। हर राजा का एक मंत्रिमंडल होता है कि नहीं? ये राजा का मंत्रिमंडल जो हेनरी राजा का था, इसका नाम था क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस, क्यूरिया रेजिस। तो 12वीं सदी में क्यूरिया रेजिस को बनाया था किसने? राजा हेनरी ने बनाया था। इसी से ये क्या करते थे? सलाह लेते थे। इसे क्या लेते थे? सलाह लेते थे। ये 11वीं सदी में था, 12वीं सदी के लगभग में। वही आप समझिए, सदी में कोई, सदी मतलब 100 साल का, 1200 के आसपास में। तो प्रारंभ में 11वीं सदी थी। ये राजा कौन थे? हेनरी थे। इन्होंने क्या बनाया? मंत्रिमंडल। इन मंत्रिमंडल को क्या कहा? क्यूरिया रेजिस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था ना कि राजा अपनी इच्छा से शासन कर लेता था, मंत्रिमंडल की बात नहीं सुनता था। जैसे अभी के वक्त में हमारे प्रधानमंत्री बिना मंत्रिमंडल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस समय थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कौन कर देता था? राजा। और राजा मंत्रिमंडल की बात को कभी कभी अवहेलना कर देता था। तो इसी तरह 12वीं सदी में क्या किया गया? इन मंत्रिमंडल वालों ने एक राजा से साइन करा लिया। क्या साइन करा लिया? कि ये कभी भी किसकी सलाह मानेंगे? हमेशा और हमेशा सलाह किसकी मानेंगे? क्यूरिया रेजिस की। क्यूरिया रेजिस की। क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस मतलब क्या हुआ? मंत्रिमंडल की सलाह मानेंगे। इसे कहा गया मैग्ना कार्टा। इस सलाह, इस घोषणा पत्र को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। देखिए, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक अधिकार पत्र। समझ गया? मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र। ये अधिकार पत्र राजा ने किसे दे दिया? मंत्रिमंडल को दे दिया, कि राजा कोई भी काम करेगा तो मंत्रिमंडल के सलाह पर ही काम करेगा। समझ गया कि नहीं? आज भी भारत में यही परंपरा है कि नहीं? हम लोगों ने टोटल का टोटल कॉपी करके लाए, ध्यान से समझिएगा, यहीं से लाए हैं हम लोग। हम लोग यहाँ भी क्या है? मंत्रिमंडल। वहां उसका नाम क्या दिया गया था? क्यूरिया रेजिस, जो आगे जाके मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाया। तो क्यूरिया रेजिस को 12वीं सदी में क्या मिल गया? अधिकार पत्र। अधिकार पत्र, अधिकार को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। अधिकार को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। 12वीं सदी में मिल गया। लेकिन इंग्लैंड में अभी भी राजतंत्र था। इसी में एक आया था ट्यूडर्स वंश। कौन सा वंश? ट्यूडर्स वंश। ट्यूडर्स वंश। ये ट्यूडर्स वंश काफी लंबे समय तक शासन किया, 12वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक, 15वीं सदी तक इसने शासन किया। एक लंबे समय तक इसने क्या किया? शासन किया। यहाँ पर ये इस वंश के जितने राजा थे, इतने खचरा थे सब, किसी को भी मृत्यु दंड दे दो। जैसे मगध का शासन धनानंद, इतना खचरा था कि किसी का दम था बोलने का, नहीं बोल सकता था। समझा कि नहीं? नहीं बोल सकता, किसी को कोई दिक्कत। तो कभी कभी क्या होता है? राजा निरंकुश हो जाता है। निरंकुश मतलब किसी का अंकुश नहीं लगता। जैसे इस क्लासरूम में ही देखिए, आपको जमीन पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम यहाँ क्या है? निरंकुश। कहीं बोलिए कि हम जमीन पर नहीं बैठेंगे, आपको आई कार्ड भर देंगे, आपका पैसा वापस कर देंगे, आपको भेज देंगे। यहां पर हम जालिम नहीं है, यहां मजबूरी है हमारी। समझा कि नहीं? लेकिन यह भी एक निरंकुशता को दर्शा रहा है। समझा कि नहीं? लेकिन यह आपके फायदे के लिए दर्शा रहा है। तो हमारी भी मजबूरी है। आप खुद सोचिए, अगर हमारे पास जगह रहता बैठाने का, कभी जमीन पे बैठाते आप लोग? आप इस चीज को समझ रहे हैं? निरंकुशता का मतलब समझ आ गया? आपका अधिकार है, आप भी इसको जानते हैं, आपकी इच्छा भी अधिकार लेने की, लेकिन आप मांग नहीं सकते। तो मांग के देखो लो, जो नीचे बैठा है लोग, इतना लड़का, बोलो किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत? यही क्या कहलाता है? निरंकुश। किसी का कोई अंकुश नहीं। किसको दिक्कत है? कौन है? प्रोजेक्टर। अच्छा, आवाज आ रहा है पीछे, हाँ, आवाज बढ़ा दो, उसको दिक्कत नहीं हो रहा, थोड़ा सुनाई कम की दिक्कत हो रहा है? नहीं, दिक्कत नहीं हो रहा है। दिक्कत बता दो। राजा क्या हो चुका है? थोड़ा साउंड बढ़ा देना। राजा क्या हो गया? निरंकुश हो गया। हम लोग को, सर हम लोग का सौभाग्य है जो नीचे बैठे। देखो भाई, ऐसा दिक्कत नहीं। आपने जितने लड़के नीचे, इस बैच में एक लड़का, तू भाई था सर, बीएसपी हुआ सर, समझ गए? नीचे बैठता था। उसके ऑफिस में जब मिलने गए थे ना, बिना बताए
आए गए थे, कहा था कि सर आएंगे, तो हमको उसका जो गार्ड था बंदूकधारी बैठा दिया बाहर, सर डिस्टर्ब मत कीजिए, नाश्ता कर रहे हैं अभी, बैठा दिया हमरा बाहर। हम बोलवे नहीं कि हम कहें कि देखे जरा कि जिसे हमने शिक्षा दिया है वो नौकरी के बाद सुधरता है कि नहीं। लेकिन एक चीज को बड़ा खुशी हुआ, वो नाश्ता छोड़ने के बीच में कोई काम आया तो नाश्ता छोड़ के गया वहां पे करने, फिर अंदर आया बैठा, ध्यान नहीं दिया, हम बगल में बैठा था, हम खुली मुड़ी नीचे कर दी, फिर हम कॉल किए, कहा सर आएंगे नहीं, हम कहे कि हम बाहर बैठे हैं, क्या बाहर बैठा, हमने तुम्हारा गार्ड रोक दिया, आपने उसको कौन रोका इसको, हम कहे बहुत अच्छा किया। किसी को भी यहाँ तुम हमारे विद्यार्थी नहीं, जब तुम्हारी ड्यूटी है तो तुम्हारी ड्यूटी फर्स्ट होना चाहिए, हमें हारना पसंद है आप लोगों से, हरा दीजिए आप हमें। तो यहाँ नीचे बैठे हैं आप, आज नीचे बैठ जाइए, आपको इतना विश्वास दिलाते हैं, ये नीचे बैठना ही एक दिन आपको इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा कि हिम्मत नहीं होगा किसी को आपको नीचे झुका सकते। हम बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं कि निरंकुशता क्या होती है, वरना आप जब शिक्षक बने यहाँ आके एक बार सोचिए कि क्या फील होता होगा किसी को नीचे बैठ, ऐसा नहीं होता। लड़की सबको भी निरंकुशता समझ में आता होगा, आप लोगों को तो बहुत अच्छा समझ में आता। निरंकुश का मतलब हो गया, आपको पता है कि आपका अधिकार है लेकिन आप कुछ नहीं कुछ कर सकते हैं, आप लोग को फील होता है कि नहीं निरंकुशता क्या, लेकिन हम भी निरंकुश हैं ऐसे बोल देते हैं, अलग बात। चलिए आप ध्यान से समझ, तो ट्यूडर्स वंश के शासक कैसे थे, निरंकुश, कोई बोलता था कटवा देता था, किसी को बोल नहीं सकते। आप अभी भी फील करिए, आपके गांव में सड़क बनेगा, विधायक से आप सवाल नहीं पूछ सकते कि इतना का पैसा है आप ऐसे कैसे बना सकते, क्यों, वो केस में फंसवा देगा, नहीं समझे। ये राजा क्या हो गए, सब निरंकुश हो गए। इसके बाद आया था इसमें राइटर्स वंश थे सब, उन लोगों के शासक भी क्या थे, सब निरंकुश हो गए सब। तो स्टुअर्ट वंश, राइटर्स नहीं, स्टुअर्ट वंश, स्टुअर्ट वंश जो आया था ये आया था लगभग 15वीं सदी से 16वीं सदी के स्टुअर्ट वंश। लेकिन इस समय हो गया बवाल, स्टुअर्ट वंश का अगर टाइमिंग देखेंगे तो 14वीं सदी में इटली के शहर रोम से पुनर्जागरण हो गया। पुनर्जागरण ने लोगों को अधिकार देने का मांग उठा दिया, लोग शिक्षित हो गए लोग, और लोग स्टुअर्ट वंश के खिलाफ आवाज उठा दिए कि ये तुम्हारा शासन नहीं चलेगा, यहाँ पर हम इसके खिलाफ क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे। स्टुअर्ट वंश के शासक का नाम था जेम्स, क्या नाम था, जेम्स प्रथम, क्या नाम था, जेम्स प्रथम। पहली बार आवाज उठना शुरू हुई किसके खिलाफ, जेम्स। और जेम्स प्रथम को कहा गया कि जेम्स प्रथम तुम याद करो 12वीं सदी में हम लोगों ने तुम्हारे राजाओं से सिग्नेचर कराया था कि तुम वही करोगे जो मंत्रिमंडल क्या करेगी, चाहेगी। जेम्स प्रथम निरंकुश शासक था, उसने विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। तो इंग्लैंड का जो विद्रोह चालू हुआ था वो किस राजवंश के काल में, स्टुअर्ट वंश के, किस राजा के काल में, जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का बेटा आया चार्ल्स प्रथम, कौन आया, चार्ल्स प्रथम, कौन आया, चार्ल्स प्रथम। सर मुंबई लिया था दहेज में, चार्ल्स द्वितीय आएगा, अभी नहीं आया, आने दो उसको भी अभी नहीं आया दहेज में, चार्ल्स प्रथम। इसके बाद कौन आया, चार्ल्स प्रथम के समय तो भयानक विद्रोह हो गया, एकदम भयानक क्रांति ले ली, कहां पर, इंग्लैंड में, खून खराबा चालू हो गया। लेकिन इंग्लैंड में इस राजा का साथ दे रहे थे यहाँ के पादरी लोग, कौन साथ दे रहे थे, पादरी में तो समझते हैं आदर लोग, बताइए इंग्लैंड के राजा का साथ कौन दे रहा था, पादरी लोग वहां पे साथ दे रहे थे। अब ये तो और आग में घी का काम कर दिया। पहली बात की पुनर्जागरण हो गया था, फादर और धर्म गुरु लोग साइड होइए आप यहाँ पे, तब तक रहेंगे। देखिए धर्म का बोलबाला या धार्मिक लोगों का बोलबाला वहीं रहेगा जब तक अशिक्षितता, गरीबी, भूखमरी, बीमारी, दिनाय, खजुआत, चेचक, फोड़ा, फुंसी है तब तक। यदि लोग शिक्षित हो गए, संपन्न हो गए, धार्मिक लोगों का वहां ज्यादा नहीं होता है। आप कभी देखेंगे बहुत वीवीआईपी मोहल्ला है, सब अधिकारी हैं बड़े बड़े, वहां देखें कभी तमझमी से लोगों का साइड कर निकले, यहाँ से पुनर्जागरण हो गए लोग यहाँ तो यहाँ पुनर्जागरण हो गया। बताइए इसका साथ कौन दे रहा था, पादरी। इसका साथ कौन दे रहा था, पादरी दे रहे थे, कुलीन लोग दे रहे थे। कुलीन शब्द आपको बहुत बार आएगा, अमीर लोगों को कुलीन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुलीन। बड़े बड़े व्यापारी अमीर लोगों को क्या कहा जाता है, बहुत अमीर को कुलीन कहा है। जबकि जनता किसके साथ थी, जनता राजा के खिलाफ थी। जनता किसके खिलाफ थी, राजा के खिलाफ। जो अमीर लोग थे, जो पादरी लोग थे, घोड़े पे चलते थे, पैसा था इन लोग, इन्हें कैवेलियर कहा गया। क्या कहा गया, कैवेलियर। और इन लोगों को कहा गया कि दिमाग सनक गया है, नहीं कहते बुद्धि घूम गया है, इसे राउंड हेडेड कहा गया मतलब राउंड हेड, मत्ती घूम गया, नहीं कहते मत घूम गए लो रे तोर, यहाँ समझा कि नहीं, मत घूम गए लो। यहाँ पे देखिएगा ना, मत घूम देहात में बहुत प्रयोग किया जाता है, हाँ माथा पगला गिलो। तो जनता वालों को क्या कहा गया, राउंड हेडेड। क्या कहा गया, राउंड हेडेड। और जो राजा के समर्थक थे उन्हें कैवेलियर। तो इंग्लैंड की क्रांति में 2 गुट हुआ, ये गुट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब जब भारत की क्रांति पढ़ेंगे तो आपको 2 गुट याद रखना पड़ेगा, गरम दल और नरम दल। फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे जीरोदिस्ट और जैकोबियन पढ़ना पड़ेगा, और इंग्लैंड की क्रांति पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको राउंड हेडेड और कैवेलियर। कैवेलियर उसे कहते हैं जो घोड़े पे, जानवरों पे चलते हैं। आज भी भारत में कैवेलियर सैनिक होते हैं, ऊंट और घोड़े पे वो चलते हैं, कैवेलियर होते हैं। तो इन्हें क्या कहा गया, कैवेलियर। किसी को कोई दिक्कत है, जेम्स प्रथम के समय सर थॉमस रो आया था, वेरी गुड, याद तो है इसको। जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत किसे भेजा था, थॉमस रो। कहा था कि जाओ अकबर के दरबार में। वो अकबर को दरबार में गया, वहां पे कहा दिया अकबर बादशाह आप बहुत अच्छे हैं। तो जहांगीर ने कहा हम अकबर ना हो लो, जहांगीर मर गई लो बुढ़ऊ। ओ माय गॉड, गड़बड़ हो गया। थॉमस रो की विद्वता को देखकर इसे कौन सी उपाधि, कैप्टन हॉकिंग्स इसके बाद आया था। देखो हॉकिंग्स को, देखिए हॉकिंग्स को इंग्लिश खान दिया गया था, थॉमस रो को क्या दिया गया था, व्यापारिक छूट। हालांकि देखिए पहले कौन आया था, हॉकिंग्स। हॉकिंग्स अकबर के दरबार में भेजा गया था, थॉमस रो तो प्रॉपर किसके आया था, जहांगीर के तरफ। ये सब किसके राजदूत थे, सब जेम्स प्रथम किसके राजदूत थे, जेम्स। पहले आया हॉकिंग्स, उसके बाद आया थॉमस रो। हॉकिंग्स को केवल मिली उपाधि, समझ आ रहा है कि नहीं, वेरी गुड। इसको देख रहे हैं कैसे कि किसके समय भेजा था, चार्ल्स के बाद। देखिए जहांगीर, जेम्स प्रथम ने भेजा था जहांगीर के काल। और यहाँ तो हम आपको पढ़ाई दिए, 1605 में मृत्यु हो गई थी किसकी। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ जनता के समर्थक जो था क्या कहलाते थे, राउंड हेडेड। क्या कहलाए, राउंड हेड। और उन्हें क्या कहा गया, कैवेलियर। क्या कहा गया, कैवेलियर। क्या कहा गया, कैवेलियर। याद रहेगा ना। जनता का नेतृत्व कर रहा था क्रामवेल। क्या कर रहा था, क्रामवेल। जनता का नेतृत्व क्रामवेल।
कौन कर रहा था? क्रामवेल बहुत ही खतरनाक मतलब नेतृत्व करने वाला था। पूरे इंग्लैंड की जनता को एक साथ कर दिया और कहा कि उखाड़ फेंको इन सत्ता को, यहाँ पे जो चला रहे हैं इनको। और जनता किसकी बात को सुन ली? क्रामवेल को। और उन्होंने पकड़ के चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दिया। किसे फांसी दे दिया? चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम को खुद इंग्लैंड की जनता ने क्या दे दिया? फांसी दे दिया। और गद्दी संभालने को किसे दे दिया गया? क्रामवेल को। तो अगला शासक कौन बना? कौन बना? क्रामवेल। लेकिन एक और समस्या हो गया। क्रामवेल प्यूरिटन धर्म को मानता था। एक धर्म था प्यूरिटन धर्म। किसे मानता था? क्रामवेल जैसे शासक बना ना, इसने जनता के ऊपर प्यूरिटन धर्म थोप दिया। कौन सा धर्म थोप दिया? प्यूरिटन धर्म को थोप दिया। समझा गया कि नहीं? इससे जनता उब गई। कहीं का पुनर्जागरण हो गया। तुम हमारे यहाँ धर्म थोपेगा? प्यूरिटन धर्म को किसने थोपा था? क्रामवेल। किसने थोपा था? क्रामवेल ने थोप दिया। कौन से धर्म को? प्यूरिटन धर्म को। और क्रामवेल भी बहुत खचरा शासक था। कौन खचरा था? क्रामवेल खचरा शासक था। तो जनता ने कहा कि एकरा से तो अच्छा रजवे था, गलती हो गया, वापस लाओ राजा को। आगे कैसे वापस आएगा रे? फांसी दे दिया उसको। तो जनता पूछी तू जिंदा ना हो तो अब कहां से जिंदा होगा? तो इसके बेटा चार्ल्स प्रथम के बेटा चार्ल्स द्वितीय, उसे क्या बनाया गया? राजा। चार्ल्स द्वितीय को क्या बनाया गया? राजा। यही है ना बंबई बंदरगाह दहेज में देने में। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय से हुआ और यही छोटा बंबई बंदरगाह क्या मिला? दहेज में ले लिया। यही ना लिया था? किसने लिया था? चार्ल्स द्वितीय डर डर के शासन कर रहा था। आप जो कहिए सरदार क्यूरिया रेजिस जी हुजूर, आप जो कहिए ये बहुत ठीक ठाक शासन कर रहा था। कौन? चार्ल्स द्वितीय। समझा ही नहीं गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चार्ल्स द्वितीय बहुत अच्छा से शासन कर। क्रामवेल खचरा था। समझा गया? बस बोला था कि अच्छे दिन आएंगे। समझ गया तो तुम आगे समझे? बताइए क्यूरिया रेजिस का गठन किसने किया था? हेनरी। आगे जाकर क्यूरिया रेजिस को क्या दे दिया गया? मैग्ना कार्टा। क्या आप ही के हिसाब से शासन होगा। सबसे निरंकुश शासक कौन हुए सर? ट्यूडर्स वंश। ट्यूडर्स वंश के बाद स्टुअर्ट्स वंश। स्टुअर्ट वंश के समय क्या हो गया? अरे भैया पुनर्जागरण हो गया और जनता क्या कर दी? आवाज उठा दी। और स्टुअर्ट्स वंश के शासक जेम्स प्रथम के समय क्या चालू हो गया? विद्रोह। लेकिन जेम्स प्रथम ने उस विद्रोह को दबाने में सफल हो गया। लेकिन जेम्स प्रथम का बेटा चार्ल्स प्रथम के समय विद्रोह बहुत भयानक रूप ले लिया। पादरी और राजाओं के गुट कैवेलियर कहलाए, विद्रोहियों का गुट राउंड हेडेड। राउंड हेडेड का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? क्रामवेल ने किया। किसने किया? किसने किया? क्रामवेल। क्रामवेल को विजय मिला और चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दिया गया। और सत्ता पर कौन बैठा? क्रामवेल। किसने बैठा? क्रामवेल। कौन बैठा? तुम बताओ कौन बैठा था? क्रामवेल बैठा। क्रामवेल अच्छा शासक था या निरंकुश? निरंकुश मतलब किसी की बात नहीं सुनता। समझ में नहीं आ गया? तो जनता ने क्रामवेल को हटा के फिर किसे बैठा दिया? चार्ल्स द्वितीय शासन ठीक कर रहा था कि नहीं? करेगा कि नहीं? बाप को फांसी पे चढ़ते देखा था। किसने? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय ने देखा था। लेकिन चार्ल्स द्वितीय के बाद समस्या हो गया। इसके बाद आया चार्ल्स द्वितीय के बेटा जेम्स द्वितीय। कौन आया? जेम्स द्वितीय। ये अपने दादा को मरते नहीं देखा था। छोट था, दादा टंगा गए, दादा लचक गए, दादा छोट था, दादा झुलवा झूलते हैं। चल दादा झुलवा झूल के छोट, लेकिन को क्या समझ में आता? नहीं समझ आया। अब देखिए किसी का कोई मरता है दादा बाबा, छोटका सबको कोई दिक्कत नहीं रहता। चलो क्या समझ जाता? हाँ कोई गम नहीं, खेलते रहता है वहां पे। जेम्स द्वितीय जो था ये खचरा निकला। इसने क्या कर दिया? वही अपने दादा वाला नीति अपना दिया, चार्ल्स प्रथम वाला। इसके खिलाफ पूरी जनता हो गई और पूरे ब्रिटेन की जनता बगावत कर दी। किसके खिलाफ? जेम्स द्वितीय के खिलाफ। और कहीं जेम्स द्वितीय तुमको बर्बाद कर देंगे, हमारे साथ खिलवाड़ मत करो, हम लोग के साथ शासन करो। तुमको शासन दिया गया। ये इतना खचरा था कि इसकी बेटी भी इसके खिलाफ हो गई, मेरी। इसकी बेटी का नाम क्या था? मेरी। इसकी बेटी किसके खिलाफ हो गई? अपने बाप जेम्स का। आगे बेटा उठा था ही नहीं। मेरी जो थी ये है कौन सा? ब्रिटेन। कौन जगह है? ब्रिटेन। इसके बगल में ये देश है हॉलैंड। क्या नाम है? हॉलैंड। अभी इसका नाम हो गया है नीदरलैंड। इसका नाम क्या हो गया? नीदर। यहाँ के राजा के साथ फंस गई। कौन फंस गई? अब वो फंसा लिया, देखा कि एक भाई हुई है नहीं, पूरा लोकसभा भी मेरा, राज्यसभा भी मेरा। ऐसी लड़की को नवरसा वाला कहा जाता। समझ आया कि नहीं गया? ऐसा बिम्बिसार यही नीति को अपनाता था। याद कीजिए। तो कौन फंसा लिया? हॉलैंड का राजा, नाम था उसका ऑरेंज। फंसबो की तो संतरा के साथ। विलियम ऑफ ऑरेंज पूरा नाम था उसका, विलियम ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज मतलब संतरा नहीं होता। जैसे कैट, कैट मैंने बिलार थोड़े होगा, वहां अलग है रानी के। कैट विलियम, कैट मेरी, ये सब। तो मेरी किससे फंस गई? संतरा। विलियम ऑफ ऑरेंज से। अब विलियम, अब देखिए सब कोई अपने लेवल में फंसाता है। समझ में गया कि नहीं गया? अब पढ़ी लिखी लड़की एक से फंसेगी। ये वाला उसको जहां तहां लेके बैठ जाएगा, जाएगा स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे बैठ बैठ ट्रेन लेट हो गया। समझ? हर इंसान अपने लेवल में। जैसे ये पशु है तो इससे कोई ना कोई जम ना पा रही है, फंसेगी। तो हर इंसान कैसे फंसता लेवल में। और इस सब मैटर में लड़की बहुत होशियार होती है। सब कहती है ठीक है, ये ठीक है, ये इसका बीपीएससी में फिक्स है, इसका पीसीएस निकाल लेगा। फाइल का को देखिए ग्रुप डी वाला, अरे ब्लॉक कर दो उसको। बीपीएससी ठीक है यार, नहीं समझ आएगा बगला।
ऑरेंज जो है, विलियम ऑफ ऑरेंज, क्या ये कोई छोट मोट बेरोजगार था? हॉलैंड का राजकुमार, हॉलैंड का राज, लड़की सब में कोई समझौता नहीं करते। मेरे सपनों का वो राजकुमार, कभी सुने हो? मेरे सपनों का मजदूर। मजदूर भले वो राजकुमार को बियाह के बाद मजदूर बना दे लेकिन पहले उसको क्या चाहिए? राजकुमार। तो किससे जाके फंसी? हॉलैंड के नाम। आप समझ में आ गया? मेरी का कोई भाई हुई था? भाई हुई नहीं था। किससे जाके फंस गए? इंग्लैंड। और इंग्लैंड का राजकुमार, हॉलैंड का जो राजकुमार था विलियम ऑफ ऑरेंज, अपने 15,000 सैनिकों के साथ कहां घुस गया? इंग्लैंड। और इंग्लैंड की जनता अपनी रानी और रानी का बुढ़ऊ पति, मतलब अपने बहनोई, बहनोई बोलेंगे ना, जीजा, तो इंग्लैंड के लोग अपनी रानी मेरी और जीजा संतरा विलियम पूरा स्वागत किया। क्या किया? स्वागत पूरा। अब राजा बैठा है। अब आप बताओ, अगर भारत में किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री की स्वागत में जनता उठ गई तो हमें प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़ देना चाहिए? नहीं समझ में आया? तो यहाँ का राजा देखा कि बाप रे बाप, तो बेटी हमारे, सारा लोग खिलाफ हो गया। परिवार का भी साथ रहना जरूरी है। और सारा का सारा जनता क्या हो गई? स्वीकार कर ली किसको? विलियम ऑफ ऑरेंज को। कहे कि हमारा शासन ये जेम्स द्वितीय नहीं रहेगा। जेम्स द्वितीय रातों रात कौन खिड़की से भाग गया? रातों रात कहां भाग गया? कहां भाग गया पता नहीं चला। भाग गया कहीं यहाँ पर। और ये विलियम ऑफ ऑरेंज खोज रहा था, कहां हो ससुर जी? आशीर्वाद लेना है। इसने देख लिया कि भाग जाना यहाँ पे सही है, इसको भाग जाना क्या है? सही है। तो कौन भाग गया? जेम्स। और इंग्लैंड की जनता खोज रही थी, कहां है रे जेम्स द्वितीय? किधर है? पूरा खंगाल दिया, कहीं नहीं मिला वहां पे। तो राजा के सिंहासन पर बैठा दिया गया किसको? विलियम ऑफ ऑरेंज को। और रानी मेरी को। रानी मेरी। विलियम ऑफ ऑरेंज ने शपथ लिया कि मैं कभी भी देश के शासन में भाग नहीं लूंगा। जो भी शासन करेगा, यहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी और एक प्रधानमंत्री को चुनेगी। प्रधानमंत्री क्यूरिया रेजिस को संभालेंगे, मंत्रिमंडल को। मेरा काम केवल साइन करना है। समझा कि नहीं? तो वहां पर राष्ट्रपति के तौर पे, तो भारत में क्वेश्चन भी पूछता है, राष्ट्रपति का पद कहां से है? इंग्लैंड के राजा। अब वहां राजा संभाल लिया। लेकिन लोगों ने कहा हमारा देश की तो रानी ना है, ये तो वहां के राजा से फसल है, हम देश काहे देंगे वो दूसरे देश के? तो वहां एक संशोधन हुआ कि सारा बागडोर राजा नहीं बल्कि कौन संभालेगी? रानी। कौन संभालेगी? रानी संभालेगी। तो इंग्लैंड में अब जब भी होता है तो राष्ट्रपति के रूप में साइन करने के लिए वहां कौन रहती है? महारानी। और वह वंशानुगत चलता है। तो इंग्लैंड देश को अगर देखेंगे तो अभी भी वो राजतंत्र है, लेकिन शासन कैसे होता है? लोकतंत्र। तो वो लोकतंत्र में राजतंत्र है। और राष्ट्रपति एक तरह से संयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसने भी राजा रहा है इंग्लैंड में, भले जनता पर कुछ भी किया, लेकिन वो राजा अपने देश के लिए हमेशा समर्पित रहा है, किसी दूसरे देश के राजा को हावी होने नहीं दिया। और इंग्लैंड के लोगों में देश प्रेम इतना है कि इंग्लैंड की रानी भले किससे शादी कर ली? विलियम ऑफ ऑरेंज से, लेकिन आज भी वहां के लोग राजा को नहीं, आपको नामों नहीं पता होगा अभी कौन वहां के? एलिजाबेथ द्वितीय भले पता है आपको, उसका बुढ़ऊ कौन है? काज ने कौन है? क्या मतलब हमको? तो वहां के लोग किसे वैल्यू देते हैं? रानी। यही वजह था कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत की बागडोर किसे दी गई थी? राजा को। लेकिन 1876 में राजा से छीन के किसको दिया गया? रानी को। रानी को दिया गया कि नहीं दिया गया? तो इंग्लैंड में रानी का महत्व ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। विलियम ऑफ ऑरेंज कहां का था? कौन सी पूछे अभी? तो राजा कहां का था? पूछे। संतरा, हॉलैंड का था। इंग्लैंड के राजा कहां के थे? हॉलैंड। हॉलैंड वाले। अभी बताइए, पुर्तगाली का बियाह चार्ल्स द्वितीय से हुआ। पुर्तगाल भारत से दुश्मनी करता है, और हॉलैंड वाले का बियाह इंग्लैंड से, हाँ, इंग्लैंड से हो गया। हालांकि डचों को इन्होंने वेदरा के युद्ध में हरा दिया था। हॉलैंड वाले को क्या कहा जाता है? डच। तो डचों को ये हरा दिए थे। हालांकि उसके बाद में इन लोग ये बियाह वगैरह हो गया यहाँ पर। तो अभी भी शासन किसके वंश वाले करते हैं? मेरी। उसके बाद आई आपका विक्टोरिया। विक्टोरिया के बाद एलिजाबेथ। एलिजाबेथ द्वितीय। अभी केट मेरी आ रही है। उसकी पतोहिया कौन है? केट मेरी। केट विलियम नाम है से, केट विलियम। तो सब वहां पे अपना राजतंत्र चल रहा है। समझा कि नहीं? जैसे भारत में राष्ट्रपति, वैसे वहां पे कौन है? रानी। विलियम ऑफ ऑरेंज ने एक डिसाइड कर दिया कि राष्ट्रपति का काम बस यही रहेगा कि मंत्रिमंडल के सलाह पर ही कोई भी काम करेगा। एज ए राष्ट्रपति वहां पे कौन रहते हैं? रानी। अगर भारत में भी एक तरह से देखिएगा कि राजाओं का शासन अच्छा से चलता, अंतिम महान शासक हर्षवर्धन, यदि हर्षवर्धन उसी तरह से शासन संभालता और हर्षवर्धन 1947 तक उसके वंश वाले रहते और एकदम बेहतरीन ढंग से जिस तरह से हर्षवर्धन ने संभाला था, तो क्या पता हम लोग भी राष्ट्रपति के पद पर हर्षवर्धन के परिवार को बिठा देते। लेकिन हर्षवर्धन ब्याह नहीं किया, बैठाए किसको? उसके बाद कोई बढ़िया शासक आया? बड़ा शासक नहीं आया। महान शासक बहुत आए। पृथ्वीराज चौहान महान शासक थे, साम्राज्य बड़ा नहीं था। नहीं समझे? तो दोनों में अंतर होता है। बात समझिए। आप बर्थडे पार्टी को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिए, ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आप ब्याह के अरेंजमेंट भी अच्छा से कर लेंगे, क्योंकि बर्थडे में लिमिटेड लोग, सेलेक्टेड लोग आते हैं, ब्याह शादी में दोनों ओर से रिश्तेदार। तो पृथ्वीराज चौहान भी एक योग्य शासक, इसमें कोई दो राय नहीं है। राणा प्रताप बहादुर योग्य सब थे, लेकिन साम्राज्य बड़ा नहीं था। ये एक तरह से कहिए कि भारत का दुर्भाग्य ही रहा है, इतने बड़े योद्धाओं के पास भी इतना छोटा सा साम्राज्य रहा है, तो उसमें भी दिक्कत हो जाता है। लेकिन साम्राज्य बड़ा की अगर बात देखेंगे तो अंतिम बड़ा साम्राज्य हर्षवर्धन का था, लेकिन वो सोचा नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय हरा दिया था उसको। समझा गया कि नहीं? बड़ा साम्राज्य तो एक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय था और एक अकबर के समय था। बड़ा शासन। औरंगजेब के समय साम्राज्य जो था अस्थायी नहीं था, अस्थायी नहीं था। तलवार के दम पे शासन ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। अस्थायी शासन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के समय। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ समय तक कनिष्क के समय, हर्षवर्धन के समय कुछ कह सकते हैं केवल उत्तर भारत। उसके बाद आया था अकबर के समय। अकबर के समय अस्थायी तो आ गई थी। समझा कि नहीं? देश की जनता जो उस समय का माहौल था, अकबर को जनता ने क्या कर दिया था? स्वीकार किया था। औरंगजेब को किसी ने आज तक स्वीकार नहीं किया, वह अलग बात है। ये हो गई किसकी क्रांति? इंग्लैंड की क्रांति। क्या आप बताइए, ये कौन कह रहा है?
मुझे नहीं जीना है। बाबू इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? आगे बढ़े। पशु बोल रहा है धोखा मिला होगा। लेवल में करो, लेवल में कोई धोखा नहीं मिलेगा। तुम रहेगा एकदम ग्रेफाइट, उधर देखेगा डायमंड, करिया करिया, गोर गोर, पशु पशु, बगलोल बगलोल। बेचारा बहुत टेंशन में हो गया। समुद्रगुप्त भी था। हाँ बाबू, हम लोग कैसे समुद्रगुप्त से भूल सकते हैं? नहीं, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, महान योद्धा समुद्रगुप्त, समझा कि नहीं? लेकिन देखिए बात समझिए, समुद्रगुप्त गुप्त वंश वालों में तो कोई दिक्कत ही नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भले भाभी के चक्कर में भाई को मार दिया, वो अलग बात। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड की क्रांति में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, तब हम अमेरिका की क्रांति चालू करें। इंग्लैंड की क्रांति में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इंग्लैंड में महारानी को ही वैल्यू क्यों दिया जाता है, समझ में आ गया? विलियम ऑफ ऑरेंज कहां के थे? हॉलैंड के थे। कहां के? ये लोग के अंदर एजुकेशन बहुत ज्यादा है। भारत का अगर कोई राजा है, उसकी केवल एक बेटी है, उसका तब तक लड़का चालू रहेगा जब तक वो लड़का नहीं पैदा हो जाता। देखते हैं कि नहीं? वहां पर एजुकेशन ज्यादा ही है लेवल पे। अगला क्वेश्चन, अगला है आपकी अमेरिका की क्रांति। क्वेश्चन है सर अकबर बेस्ट था? नहीं बाबू, सब में उससे तो अकबर को अगर ध्यान से देखेंगे तो शेर शाह सूरी भी सही था। उस हिसाब से देखिएगा तो शेर शाह सूरी भी सही। नो वन इज बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। सब में कुछ ना कुछ कमियां थी। अकबर के अंदर ये थी कि कूटनीति बहुत बेहतरीन थी, बहुत बेहतरीन। वो जानता था कि साम्राज्य को कैसे लेके चलना। अकबर के अंदर एक ही सबसे सही चीज थी, उसने धर्म को हावी होने नहीं दिया। ये सबको देखा था, ये अच्छाई थी वहां। धर्म को हावी होने देंगे ना, बस आपके धर्म के लोग खुश होंगे। और आपके धर्म वाले कभी भी देखिएगा धार्मिक क्या करेंगे, खुश होंगे। आपके धर्म वाला तो आप ही कराएगा। सहिष्णुता होनी चाहिए कभी भी, वरना नजर से गिर जाएंगे। ना किसी को खाने के लिए अकबर ने आज के वक्त में दिया, ना किसी को औरंगजेब ने दिया, लेकिन आज भी औरंगजेब को गालियां पड़ता है। समझा कि नहीं? रीजन कि आप सबको देख के चलना चाहिए। खास करके जब आप रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, जब आपको सुनने वाले लोग हो जाते हैं, तो आपको अपने धर्म को साइड कर देना चाहिए। आपको एक रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका में रहनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा क्यों नहीं इंग्लैंड में? इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया, वो परंपराओं पे चल रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के लोग पढ़े लिखे हैं। आप बताइए, आपके घर में क्या संविधान बना है? आपका घर चल रहा है कि नहीं? लेकिन तब तक ही चल रहा होता है जब तक आपके परिवार के लोग पढ़े लिखे सहिष्णु हो। समझ में आया? समझ आया कि नहीं? यहाँ परिवार टूट जाता है। भाइयों में जो बड़ा भाई रहेगा ना, उसको सबसे ज्यादा त्याग करना पड़ेगा और उसको रेडी रहना पड़ेगा, वरना तुम बड़े नहीं कहलाओगे। कई जगह हम ये देखते हैं, बड़ा भाई देखता है कि हमारा ज्यादा पैसा लग गया, ये लग गया, ये बैल कहीं का, तुम बोर है लगेगा तुम्हारा। सूरज कहेगा कि हमारा में गर्मी ज्यादा होता है, तो भैया तू सूरज का लाएगा, तारा तुम्हारे भी तो, चांद का काम अलग है। तो हमेशा याद रखिएगा, बड़े भाई को हर चीज में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और छोटा भाई को सबसे ज्यादा लाड प्यार दुलार कम पैसे लगेंगे। लेकिन छोटा जो होता है उसको वैल्यू भी कैसे रहती है, छोटे की जैसे। थोड़ा सा आवाज कम जा रहा होगा पीछे, तो उधर प्रोग्राम है तो हम थोड़े बंद करा सकते हैं, किसी का प्रोग्राम रहेगा हम थोड़े बंद कराएंगे। आवाज थोड़ा सा पीछे का बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ जाए। सुनिए, तो आप बताइए हमारे घर का क्या लिखित संविधान है? नहीं है। तो हम लोग परंपराओं पे चलते हैं कि नहीं? आप में से कितने लोग हैं जो भाई बहन में बड़े हैं? भाइयों में बड़ा भाई तुम लोग है ना, अब बहन में बड़ी बहन। आप लोग याद रखिए, आप लोग को सबसे ज्यादा त्याग करना पड़ेगा, लड़का लड़की सब में। तू बोल रहे चलिए, तो ये आप समझिएगा ध्यान से, बड़ों को हमेशा त्याग करना पड़ेगा। हम भी भाई बहन में सबसे बड़ा है, सबसे बहन मेरी, मतलब ये सब मेरी बहन है, सब समझ आ गया कि नहीं? बाकी हमारी अपनी, मतलब हम लोग 3 भाई बहन, हमको भगवान नहीं दिया तो हम खुद से बना लिए। इसी वजह से आप लोग से लड़ते रहते हैं। सच्ची बता रहे हैं कि अगर आप लोग हमारी स्टूडेंट रहती कभी नहीं लड़ते। हम आप लोग को बोलते नहीं है। एक बहन आप लोग कभी पर्सनल फील कीजिएगा, जिस तरह से भाई आप लोग को टॉर्चर करता होगा, बिना बात का बोल देता होगा, आप लोग अच्छा भी करिएगा बोल देते हैं, बोल देते हैं कि हमारी अपनी बहन नहीं है। और रियल में हमको अगर भगवान ने इस पृथ्वी पर सब कुछ दे दिया, लेकिन नहीं दिया तो बहन। बाद में हमको समझ में आया कि हमको लगता था कि उसने बहन नहीं दिया, फिर समझ में आया कि ना, उसने तो सबसे ज्यादा हमें बहन दिया। और पूरे भारत में किसी को सबसे ज्यादा अगर रक्षाबंधन में राखी बनती है तो हमें बनती है। अगले दिन, रक्षाबंधन के अगले दिन हमको दर्द का दवाई खाना पड़ता है। रक्षाबंधन इतना राखी हो जाता है, उठता नहीं है इसे, खून दब जाता है, इतना हो जाता है। तो अभी कभी भी आप देखेंगे तो आप लड़की लोग को भी अगर देखिएगा, तो जिस तरह से आपका भाई आपको बोलता होगा ना, आपकी गलती रहे चाहे ना रहे, मूड बना के आया बोलेंगे, बोल देता है। आप स्टूडेंट रहते तो हम ना लाइन में बोलते हैं ना इसको बोलते हैं कभी भी। और ऐसा नहीं है कि हम कभी बोले भी होंगे तो आपको अच्छे के लिए बोलते रहते, समझ में कि नहीं? यहाँ आपकी गलतियां बर्दाश्त हो जाती, लेकिन एक समय आएगा सब आपकी गलतियां बर्दाश्त नहीं करता। तो अभी इसको कभी भी इस तरह से नहीं, सब लड़की भी समझती है सब, लेकिन कुछ कुछ नहीं समझती है सब, गुस्सा जाती है। हमें बोल रहे हैं, कसम बताते हैं हमको, हम आपको अपना विद्यार्थी समझते हैं, कभी नहीं बोलते। क्या मतलब रहता है क्या विद्यार्थी? हम कभी भी आप लोग विद्यार्थी समझते तो क्या, गुड मॉर्निंग ये सिलेबस है पढ़ा के चल दिए, अदरवाइज इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता। अब गुस्सा नहीं, हम देखिए अपनी बड़ी बहन को भी बहुत मानते हैं। तुम लोग तो छोट बहन है लोग, बड़ी बहन कंगना रानौत, हम कितना मानते हैं उसको। अब बताइए, आप ही की बहन में अगर मान के चलिए कुछ दिक्कत है तो आप फेंक थोड़े देंगे उसको, बहन बहन होती है। चलिए, अमेरिका की क्रांति क्या हो गया बोलो, क्वेश्चन है कोई? आवाज पीछे डिस्टर्ब हो रहा होगा आवाज, एक सेकंड इसका क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, ये देखो बहुत कह रहा है कि सर
अगर कचरा नहीं है, इसका ब्याह शादी में बहुत दिमाग काम कर रहा है। इसका कहना है कि हॉलैंड का राजा जब ब्याह करके यहाँ चलाया, यहाँ कौन संभाला? यहाँ उसके अन्य भाई बहन थे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये खचरा दोनों और मजा मारना सोच रहा। ये दिखने में सीधा लग रहा है, सीधा नहीं है, ये दोनों और मजा मार रहा है। ऐसा नहीं हो तो ये क्या सोच रहा है? विलियम ऑफ ऑरेंज की जगह ये रहता तो क्या सोचता पता है? ये कहता कि हॉलैंड हम संभालेंगे, इंग्लैंड तुम संभालो। यही सोच रहा है कचरा। देखो ऐसा ऐसा लड़का है। आज तो ऐसा पीछे आवाज नहीं जा रहा है, उधर हल्ला उल्ला हो रहा है, तो आज हम इसको इतना ही रहने देते हैं। कल आपको अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। चलिए, हाँ हाँ मैथ क्लास होगा, 10 लोग को निकलने दीजिए।